नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश श्रीवास्तव और आज दोस्तों मैं इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ इस सीरीज़ में मैं इंडियन पॉलिटी के हर उस पॉइंट को, हर उस कंसेप्ट को उठाऊंगा और उसे क्लियर करूंगा और उससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों में, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम्स में जो सवाल इनसे बनते हैं, मैं उन सवालों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मेरा जो ये वीडियो होगा दोस्तों, ये मेरा वीडियो पूरी तरीके से मैंने इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट इस लेवल से किया है कि यहाँ पर जो भी मैं आपको कंसेप्ट दूंगा हर एक वीडियो में इंडियन पॉलिटी के, वो उस कंसेप्ट को अगर आप केवल समझ लेते हैं और उस हर एक पॉइंट को आप समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। मैंने स्पेशली उन्हीं पॉइंट्स को पिक किया हुआ है जिससे क्वेश्चंस हमारे इन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और ये मेरा पहला वीडियो भी है यूट्यूब पे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और सभी हमारे कॉम्पिटिटर्स भाई बहन जो भी हैं वो इस वीडियो को देखकर वो निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है, मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ भारतीय संविधान के प्रारूप से। दोस्तों, मैं हर एक पॉइंट को, मैंने आपके जैसे शुरू में कहा कि मैं हर एक पॉइंट को मैं आपके इस वीडियो में मैं पिक करूंगा और उनसे जिस भी पॉइंट से, जिस भी कंसेप्ट से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, मैं हर उस पॉइंट को, हर इस कंसेप्ट को आपको समझाते हुए चलूंगा और जिससे डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो मैं भारतीय संविधान के प्रारूप से शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि कृपया वीडियो को देखें। अगर आप लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, वो बात की बात है। हाँ, डिसलाइक अगर करेंगे तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि इस वीडियो में कमी क्या रह गई, ताकि मैं आने वाले वीडियो को उस कमी को मैं दूर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो टॉपिक है मैंने लिया है, मैं भारतीय संविधान से ही शुरू कर रहा हूँ और भारतीय संविधान के प्रारूप की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे अक्सर हर कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में आपके स्टेट लेवल का हो या फिर वो सेंट्रल लेवल का हो, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो मैंने उन टॉपिक्स को चुन के रखा हुआ है और मैं वो आपको बताते हुए चलता हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, अगर देखिए पहला पॉइंट मैंने लिखा है निर्माण प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो इसका हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व है। सारी, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, हम इनके शेड्यूल्स की बात करें, जिनको हम लोग अनुसूचियां बोलते हैं, उनको अगर हम देखें तो हर एक हमारा भारत का कानून और भारत की व्यवस्था, सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमारे संविधान के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक इस भारतीय संविधान का रोल है हमारे भारत में। तो इसके प्रारूप से शुरू करते हैं। इसके निर्माण प्रक्रिया में दोस्तों लगे थे करीब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। निर्माण प्रक्रिया में आप देख सकते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। इसको बनने में कुल खर्च आया था 63,96,729। मैंने जैसे बताया दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसे पॉइंट पिक करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल हो। कुल खर्च इसका आया था 63,96,729 रुपए। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं 1947 के आसपास की, 1949 के आसपास की, जब ये संविधान बना था। 114 दिन की बहस के बाद इस संविधान को पारित किया गया था दोस्तों। कुल शब्द, ये क्वेश्चन पिछले साल के लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था, ये 2016 के लोअर पीसीएस में, कि टोटल कुल शब्द कितने हैं भारतीय संविधान में। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1,17,369, 1,17,369। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके चीजों को आराम से नोट भी कर सकते हैं। शब्दबंद, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अपने शब्द, देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है। ब्रिटेन से कुछ उसके भाग को ब्रिटेन से लिया गया है, कुछ भाग को इसके
इंग्लैंड से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, ठीक है, कनाडा से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो हर जगह से भारतीय को हम आगे उस इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो इसकी जो हैंडराइटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी हैंडराइटिंग, इस संविधान को लिखने में जो योगदान रहा है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आप नोट कर सकते हैं, शब्दबंद इसे किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पारित हुआ। और जिस समय ये पारित किया गया तो उस समय अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होती थी। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक भारतीय संविधान की हुई। देखिए, पारित और लागू में बहुत डिफरेंस है। ये पारित और लागू के जो डेट पूछा जाता है अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, सिर्फ पारित हुआ था। पारित का अर्थ ये है कि उस समय इसे एग्जिस्टेंस में लाया गया था, अभी इसको कानूनी या विधायिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया था। अंतिम बैठक इसकी 24 जनवरी 1950 को हुई और उस बैठक के तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको देखिए मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है ताकि आपको याद रहे। पारित किया 26 नवंबर 1949 को, अंतिम बैठक हुई उसकी 24 जनवरी 1950 को और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। और जब हमारा एक मूलभूत ढांचा, एक मूलभूत प्रारूप संविधान का निकल के आया तो उस संविधान में अब थे 22 भाग, जिसको हम लोग पार्ट्स बोलते हैं, 22 पार्ट्स, 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स, और पारित होते समय 8 अनुसूचियां थी और पूर्ण रूप से संविधान प्रारूप में आने के बाद इसमें 12 अनुसूचियां थी यानी 12 शेड्यूल। दोस्तों, हम हर एक शेड्यूल और कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियों के बारे में और भाग के बारे में भी आगे मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं पूरी तरीके से आपकी तैयारी यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंडियन पॉलिटी आपकी कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी मैं आपकी कवर करूं। ठीक है दोस्तों, जब इसके बाद अगर हम एक मंत्रिपरिषद की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी घोषित हुए और 1950 संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रथम राष्ट्रपति भारत का नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये संविधान का कुछ प्रारूप था भारतीय संविधान का, जो मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। आप वीडियो पॉज करके इसे उतार भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इस बीच भारतीय संविधान के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ठीक है, उन कार्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो था ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के बारे में एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में, जिससे अक्सर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूं। ये भी एक लोअर पीसीएस में 2016 लोअर पीसीएस में और जूनियर असिस्टेंट 2019 जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है वो उसकी तीलियां किस रंग की होती हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ये संविधान द्वारा किए गए कुछ कार्य थे। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारी अंतिम बैठक हुई थी उस दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी संविधान ने अपनाया, यानी ये भारत के 3 महत्वपूर्ण अंग हमारे हुए, भारतीय हमारा जो ध्वज है, ठीक है, और राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो ये कुछ निर्माण प्रक्रिया से लेकर कार्य तक हमने आपके सामने ये प्रस्तुत किया। दोस्तों, आशा है कि आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम में निश्चित रूप से मदद करेंगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूं और मैं बात करता हूं भारतीय संविधान की उद्देशिका या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है,
प्रस्तावना की बात करें तो 1940 26 नवंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तावना को, उद्देशिका को, इन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका को प्रस्तुत किया, जिसमें ये दोस्तों, ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया। ठीक है, प्रस्तावना आप चाहें तो लूसेंट या किसी भी नेट पे आप पूरी प्रस्तावना देख सकते हैं, जिसमें 2-3 पैराग्राफ में पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्नता और ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो आप वो संविधान के वो जो प्रस्तावना है उसको पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, उस प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने रखा हूं, मैंने वो सारी चीजें मैं आपके सामने वो पॉइंट्स में रख रहा हूं। तो बेसिकली प्रस्तावना को कहा क्या गया, संविधान की कुंजी कहा गया। प्रस्तुत ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों ये कुछ केसेस मैंने आपके सामने लिखे हुए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल के कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी में भी ये क्वेश्चन करीब 50 लाख या शायद 25 लाख के आसपास का ये क्वेश्चन पूछा गया था। केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती 1973। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं पहले जल्दी से कि ये बेसिकली है क्या। तो प्रस्तावना एक बनाई गई भारतीय संविधान की, जिसमें आप प्रस्तावना को आप नेट पे जाकर या लूसेंट अगर आपके पास हो तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो प्रस्तावना को कहा क्या गया, प्रस्तावना को कहा गया संविधान की कुंजी। ये शब्द आपको माफ कीजिएगा याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि संविधान में कुछ संशोधन की आवश्यकता हुई, हो सकता था कहीं कुछ गलतियां हो। तो संविधान के संशोधन को लेकर 1957 में मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी हम लोग जिसको यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का एक केस हुआ 1957 में। ठीक है दोस्तों, जिसमें ये दोस्तों कहा गया कि जो आपकी ये प्रस्तावना है, इसमें किसी भी यूनियन ऑफ इंडिया ने इस पे सीधे सीधे एक डिसीजन ये लिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जिस वजह से इसमें किसी भी तरीके का संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से ये केस फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया। वहां पर बेरूबाड़ी, जिसको हम लोग कहते हैं बेरूबाड़ी वर्सेस बनाम सर्वोच्च न्यायालय, ये 1960 का एक सर्वोच्च न्यायालय का केस था। वहां पर भी इस चीज को खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके का संशोधन संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों 1973 ये क्वेश्चन आया था, श्री अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था इस क्वेश्चन को, करीब मुझे जहां तक याद है कि ये 50 लाख का क्वेश्चन था। तो ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया, जिसको कहा जाता है संविधान का मूलभूत प्रारूप, या हम लोग ढांचा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ 1973 में, यहां तक अगर हम 1960 की बात देखें दोस्तों, तो जहां बेरूरबाड़ी और सर्वोच्च न्यायालय बनाम सर्वोच्च न्यायालय का केस हुआ था, और वहां पर पंजाब का, और वहां पर 1960 में भी ये खारिज कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय ने कि भाई संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए किसी भी तरीके का संशोधन प्रस्तावना में विधायकी रूप से, विधायकी का मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा किसी भी तरीके का संशोधन संभव नहीं है। विधायिका को बेसिकली हम लोग संसद कहते हैं। तो उसके बाद 1973 में एक केस हुआ केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती, ये स्टेट हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट लेवल पे ये केस था। ठीक है, और इसमें केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती ये एक हुआ, जिसमें सीधे सीधे कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं भाई, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि संसद संविधान की मूल ढांचे में सकारात्मक संशोधन कर सकती है। ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए जिससे संविधान का मजबूतीकरण हो, किसी भी तरीके का नकारात्मक संशोधन मान्य नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 1960 तक ये बिल्कुल नहीं माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इस वजह से इसमें किसी भी तरीके का संशोधन संभव नहीं है। लेकिन
केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती 1973। दोस्तों ये जो इस सन दिया गया है इसको आप जरूर याद रखें, 1973 केरल राज्य वर्सेस केशवानंद भारती, जिसमें यह कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें सकारात्मक परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है जो संविधान को मजबूती प्रदान करे। इसमें किसी भी तरीके का नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी से दोस्तों निकल के आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे याद है कि 2018 के वीडियो के पेपर में, ठीक है, वीडियो के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। ये प्रस्तावना में ये 3 शब्द, जब ये केस हो गया, जब कोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि नहीं आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन संशोधन सकारात्मक होना चाहिए, तो सकारात्मक होने की वजह से फिर 42वां संशोधन किया गया संविधान में 1976। याद रखिएगा, याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको कोरिलेट कर लीजिए। 1976 42 42 1976 42 1976, एक दो बार बोलेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो 42 1976 यानी 42वां संशोधन हुआ 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया और उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्दों को रखा गया, जोड़ा गया, जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा आज का पहला वीडियो था और जो मैंने आज भारतीय संविधान के प्रारूप से शुरू किया और कुछ महत्वपूर्ण इसके बिंदुओं को मैंने चर्चा की। और आने वाले दूसरे पार्ट में मेरे दोस्तों मैं इसमें अब जो मैं आगे इसमें चर्चा करूंगा उसमें हमारा जो महत्वपूर्ण चीज रहेगा वो 12 जो अनुसूचियां हमारी दी गई हैं, और उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं वो किस देश, किस कंट्री से लिए गए हैं। तो इन 2 चीजों पे हम चर्चा करेंगे और अनुसूची की हर एक अनुसूची को देखेंगे, क्योंकि अनुसूची से भी बहुत से सवाल आते हैं कि दल बदल किस अनुसूची से है, पंचायती राज किस अनुसूची में निहित है। तो वो हम सारी चीजें एक एक अनुसूची देखेंगे। और मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि मेरा पूरा का पूरा जो वीडियो होगा, पूरा प्रयास होगा इंडियन पॉलिटी को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर हर एक पॉइंट को लेकर चलूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके मैं अपना वीडियो अब यहीं पर खत्म करता हूं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।